Hello my dear friend, this is Shiva Rathore from Nature Paris series. My dear friends, आज के एपिसोड में हम जिस शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं, निस्संदेह ये अधिवक्ता एडीजीसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता भी हैं। आज एक वकील के साक्षात्कार में मेरा वायदा है कि आपको मजा आएगा। दिल थाम के बैठिएगा जनाब, एडीजीसी साहब का इंटरव्यू है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? फाइन, बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। माता रानी की कृपा से आप सब लोग भी अच्छे रहे, पूरा देश अच्छा रहे, ये आशा और उम्मीद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। आप एडीजीसी हैं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। और मुझे तीखे सवालों के लिए जाना जाता है वर्मा जी। ये मिस्टर प्रेमपाल वर्मा जी हैं। प्रेम सिंह वर्मा। ओके, सॉरी सर। प्रेम सिंह निषाद जी हैं। निषाद साहब, ये बताइए 2022 के चुनाव को आप कट टू कट बोलेंगे सर, आप डिस्क्राइब नहीं, आप वर्णन नहीं करेंगे, ठीक है? 2022 के चुनाव को आप 30 सेकंड में बताइए कि कैसे जीत सकते हैं। 2022 के चुनाव में माननीय मोदी जी ने जो राशन फ्री दिया है, उज्ज्वला गैस योजना दी है, मुद्रा योजना चलाई है और आपदा को अवसर में बदला है और विकास की योजनाएं उपलब्धियों को बताते हुए हम चुनाव जीते। वैसे विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। स्वयं कांग्रेस के चश्मो चिराग ये कहते हैं कि फेंको है। और आप ये बताइएगा, सरकार बनने से पूर्व ये कहा गया था कि काला धन आएगा। कट टू कट बताइए, अभी तक देश में काला धन कितना आया माय डियर फ्रेंड्स? आपने चैनल और न्यूज के माध्यम से, आप तो स्वयं पत्रकार हैं बड़े भाई, आपने सुना भी होगा कितने घोटालेबाजों को पकड़ा गया है, वो काला ही धन था। मेरा सवाल सुनिएगा, मेरा सवाल ये है कि विदेश से आज तक लिस्ट जारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि विदेश में स्विस बैंक में इतना काला धन है। टेल मी राइट नाउ इन फिगर कितना काला धन वापस हुआ मिस्टर निषाद जी? कई लोगों पर पकड़ा गया था काला धन और उसकी प्रोसेस जारी है, चल रहा है। काला धन के लिए माननीय मोदी प्रयासरत हैं और आपने देखा भी होगा कि कितने नोटबंदी के दौरान कितने लोगों का काला धन पकड़ा गया। आपने वकालत की भाषा में जवाब दिया, लेकिन हमारे श्रोता संतुष्ट नहीं होंगे। सवाल दूसरा तीखा ये सवाल है, कितने ऐसे लोग हैं गरीब जिनके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचे? जनाब बताइए। माननीय मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। माननीय मोदी जी ने कहा कि सबको खुशहाली के लिए कुछ दिया जाएगा और माननीय मोदी जी ने जनधन योजना के तहत गरीब लोगों के जो खाते खुले, जो कभी बैंक नहीं जा सकते थे, उन लोगों की माता और बहनों के खातों में 500 रुपया उनके लिए गुजारा भत्ता के लिए दिए गए। ये विपक्ष के लोगों ने गलत अफवाहें की थी कि 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। 15 लाख की तो कभी माननीय मोदी जी ने नहीं कहा। सही कहते हैं कि विपक्ष के लोग के जुमलेबाजों की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है जनाब। आप ये बताइए वकील साहब, मुझे तो बस आप ये बताइए कि राफेल जो जहाज है, जब कांग्रेस ने भी डील किया था, आपने राफेल के खेल में डील को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये विपक्ष आपसे मांगता है, आप क्यों टाल रहे? राफेल में जो खेल हुआ है उसकी डील का स्पष्टीकरण विपक्ष मांगता है और आप हैं कि जवाब नहीं दे रहे। बताइए सर। राफेल में कोई डील नहीं हुई। विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि कहाँ कितना कमजोर था देश भारत। आज भारत शस्त्र और हथियारों की स्थिति में सब बहुत मजबूत स्थिति में है और विश्व के किसी भी उससे आतंकवादी संगठन से, आतंकवादियों से लड़ने के लिए सक्षम है। आज विश्व के पास इतना शस्त्र है जो कि विपक्ष भी सोचने को मजबूर है। विपक्ष वालों ने तो कुछ किया ही नहीं।
अगर ये राफेल खरीदते और अच्छे काम करते, देश की सुरक्षा करते, तो इनके समय में कितने भयंकर रूप से हुए। चीन हमारे उसमें घुस आई थी, लेकिन माननीय मोदी जी के आने के बाद राफेल में कोई डील हुई नहीं। तो ये तो वैसे ही चिल्लाते हैं, बिना ऑन पेपर चिल्लाते। कोई पेपर है, कोई घोटाले की बात वकील साहब विपक्ष ने तो इतनी बड़ी स्ट्राइकें की हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। विपक्ष ने ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था देश में। विपक्ष ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। विपक्ष ने कभी डंका नहीं बजाया, विपक्ष ने कभी ढिढोरा नहीं पीटा। आप 4 पाकिस्तान के आतंकवादी मार देते हो तो 14 महीने तक चिल्लाते हो मैंने स्ट्राइक कर दिया, मैंने स्ट्राइक कर दिया। इतना हल्ला ज़्यादा काम कम, ये विपक्ष कहता है। क्या विपक्ष ने कहा कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े किए? क्या विपक्ष ने कहा कि हमने खालिस्तानियों को मारा था, ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था, जिसके संदर्भ में स्वयं इंदिरा गांधी मारी गई बेचारी? आप ऐसा क्यों लगता है कि विपक्ष ने काम नहीं किया? आपको ऐसा क्यों लगता? जब देश आजाद हुआ था तो मेरी समझ से सुई भी नहीं बनती थी यहाँ पे। माननीय इंदिरा गांधी की मृत्यु के बारे में कहा, शोक संवेदना है, वेदना है, पीड़ा है। देश की बहन थी, स्ट्रॉन्ग महिला थी, उनके प्रति। लेकिन स्ट्रॉन्ग महिला नहीं, वो भारत की आयरन लेडी थी सर। लेकिन मैं तो वो कह तो रहा हूँ, संवेदना जी है, जी 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 आयरन लेडी कह लो या स्ट्रॉन्ग लेडी कह लो, लगभग शब्द है। लेकिन आप एक स्तर से देखिए, जो अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री जी को वीजा नहीं देते थे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय मोदी जी को रिसीव करने आते हैं। कितना बदलाव हुआ है। हाँ, बिल्कुल बात सही है। देश में कोरोना लगा था और वो ट्रंप का स्वागत कर रहे थे। बिल्कुल आपने सही किया है। बिल्कुल देश में कोरोना की लहर के लिए अलर्ट किया जा रहा था, और आप हैं कि अहमदाबाद में, गुजरात में मोदी जी जो है जनाब ट्रंप की मित्रता निभाने के लिए स्वागत कर रहे थे। तो वहाँ स्वागत क्यों नहीं होगा? जब आप कोरोना की प्रोटोकॉल तोड़ रहे थे तो फिर वो अपने यहाँ स्वागत नहीं करेंगे क्या? बताइए। देखो, भारत देश एक सांस्कृतिक परंपरागत संस्कारित देश है। वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई हमारे यहाँ आता है, हमारे घर अगर हमारा दुश्मन भी आता है, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। और भारत को इस लिहाज से माननीय मोदी जी ने स्वागत किया। इसमें क्या दोहरा? अगर कोई विदेश का व्यक्ति आता है, विदेश का राष्ट्रपति आता है, तो स्वागत करना चाहिए। हमारे सिद्धांतिक झगड़े हो सकते हैं, सिद्धांतिक विचार अलग हो सकते हैं, किन्हीं बिंदुओं पर उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसका स्वागत न करें। अगर स्वागत नहीं करती है तो ये हमारी परंपरा के विपरीत है। अमेरिका भारत के कभी भी पक्ष में नहीं रहा सर। भारत के पक्ष में रहा रसिया। मैं बता दूं आपको, भारत का मित्र रहा रसिया। भारत का मित्र अमेरिका मोदी जी के समय में बन गया है। भारत का मित्र रसिया रहा है सर। ठीक है। और रही बात जो आप चाइना की बात कर रहे थे, तो जो टीवी पे बैठ के लोग जो बात करते हैं, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं बता दूं वकील साहब, एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के किसानों के किस्मत का जो फैसला करती हैं सरकारें, ये बेहद गलत है। किसानों का जब बिल आता है तो आप और विपक्ष दोनों ही मिलके तू न कहे मेरी हम न कहे तेरी नौटंकी करते हैं। और जब कोई काम होता है, पेंशन भत्ता, चाहे वो खर्चे हों चाहे वो पगार हो, तो उसको चुपचाप क्यों ले लेते हो? चुपचाप क्यों बिल पारित कर लेते हो? टेल मी राइट नाउ। नहीं, ये तो अभी फिलहाल तो नहीं बढ़ा है, लेकिन जो आपने हमारे अन्नदाता, जिनके अन्न को पैदा करने से हम सब लोग जिंदा रहते हैं खा करके, उन अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने के प्रयास के लिए माननीय मोदी जी को बिल लाए थे। तीनों बिल आए, तीनों बिल बहुत अच्छे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर के किसानों को कहीं न कहीं समझाने में थोड़ी सी चूक हुई। इस वजह से ये बिल वापस करने पड़े, और बिल वापस करने पड़े ये अच्छा भी रहा। अगर हमारे परिवार में 4 लोग हैं और एक लोग हमारी बात से कोई संतुष्ट नहीं है, तो विद्वानता उसी में है कि हम चारों लोगों को इक्वल करने के लिए, बराबर की स्थिति के लिए अपने आप को व्यक्त कर लें। वकील साहब, अन्नदाता आप कह रहे हैं, आप अन्नदाता कह रहे हैं, फिर आंदोलन जीवी किसने कहा? आतंकवादी किसने कहा?
वहाँ पे जो किस जब क्या बात है वकील साहब, आप लोग अन्नदाता भी कहते हो, आंदोलनजीवी भी कहते हो, आतंकवादी भी कहते हो। आपका दिल करा तो बिल करतल ध्वनि से टेबल बजा के पास कर लिया, आपका दिल करा तो करतल ध्वनि से टेबल बजा के बिल वापस कर लिया। लोग मर गए, उनका क्या? लोगों के साथ जो ज्यादती हुई उनका क्या? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? देखिए, जो आपने कहा मर गए, वो किसान शहीद हो गए, मैं तो ये कहूँगा शहीद हुए, और उन्हें मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ, संवेदना भी है मेरी। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व द्वारा न तो किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, न किसान भाइयों को कभी भी आंदोलनजीवी कहा गया। वास्तविक रूप से जो आंदोलन की बागडोर लिए हुए थे वो किसान नहीं थे, वो बहुत बड़े राजनीतिक लोग हैं, बहुत बड़े कह सकते हैं कि अपना, आपने जो कहा था काला धन, वो लोग हैं जो काले धन को कृषि के माध्यम से सफ़ेद धन में परिवर्तन करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो लखीमपुर में जो बैठे थे वो किसान थे या खालिस्तानी थे या कौन थे जिन पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी? ये ब्रिटिश हुकूमत है या मुगलिया सल्तनत या फिर हिंदुस्तान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के द्वारा देश चलता है? टेल मी राइट नाउ सर, वकील साहब। न तो ये ब्रिटिश हुकूमत है न कोई है। भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब संविधान की बात आई है तो मैंने नमन करता हूँ बाबा साहब को। बाबा साहब का जो संविधान है उसी संविधान से देश चलता है और उसी संविधान से देश चल रहा है। लेकिन लखीमपुर खीरी में कुछ किसान के रूप में विपक्ष के लोग आ गए थे जिन्होंने माननीय मंत्री जी के बेटे पर हमला करने का प्रयास किया। उस हमले के बचाव में उनसे भी कुछ गलती हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अतिशीघ्र उनके बेटे को जेल भिजवाने का काम किया है। वो अभी जेल में है। अजय मिश्रा टहनी फिर रिजाइन क्यों नहीं करते जब तक कि वो जब तक कि केस क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक कि उसका निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक जांच प्रभावित होने के कई कारण हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उनको रिजाइन क्यों नहीं करवाती है? भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में और भारत के कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि अगर बेटा अपराध करेगा तो उसका दंड उसके पिता को मिलेगा। 18 साल की उम्र के बाद में सेल्फ डिपेंडेंसी रहती है, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहता है। बेटे ने अपराध किया, बेटा जेल में है, माननीय मंत्री जी ने कौन सा अपराध किया तो उनको रिजाइन करना पड़ा। ऐसा लग रहा है आपको कि बेटा बाप की मदद नहीं करेगा? ऐसा इतिहास में कहाँ लिखा गया कि बेटा जब मुसीबत में हो और बाप मदद न करे? वो बाप हो सकता है क्या? आप बताइए वकील साहब, क्या बेटा मुसीबत में हो, जेल में हो और संगीन धाराओं के तहत पूरा देश में हलकंप मच गया हो और बाप मदद न करे, बाप पीट दे जाए? हाउ कैन पॉसिबल? टेल मी राइट नाउ मिस्टर एडवोकेट। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं। कहीं हमारा कर्तव्य है, कहीं हमारा कर्तव्य और कहीं हमारा अधिकार है। जब हम एक दायित्व पर हैं, माननीय मंत्री जी अपने एक दायित्व पर हैं, जब माननीय मंत्री जी मंत्रिमंडल में बैठे हैं उस समय वो देश के मंत्री हैं, उस समय वो अपने बेटे के पिता नहीं हैं। और जब वो घर आते हैं तो घर आकर के वो बेटा है तो बेटा की तरह संवेदनाएं रहेंगी। लेकिन ये नहीं है कि आप मंत्री हैं तो उसके अपने बेटा के लिए सब जगह बचाव करेंगे, ऐसा माननीय मंत्री जी ने नहीं कहा। माननीय मंत्री जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है अगर मेरा बेटा अपराधी है, मेरा बेटा जेल जाएगा, माननीय न्यायालय बना हुआ है, माननीय न्यायालय जो पनिशमेंट देगा वो दंड देगा, वो तैयार है। कथनी करनी में बड़े भेद होते हैं वकील साहब। आपने अभी जो कुछ क्षण पहले कहा था कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत माताओं बहनों को जो सुविधा दी गई है, आपकी पार्टी की पूर्व में जो नेत्री थी सुषमा स्वराज, गैस पे जब 2 रुपए बढ़ जाते थे तो कटआउट गर्दन में डाल के गैस सिलेंडर का यूपीए हाय 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 हाय। यूपीए सरकार में कितने रुपए का सिलेंडर था और आपकी सरकार में कितने रुपए का सिलेंडर है? बताइए ना वकील साहब, आप तो प्रमाण के साथ बात करते हैं ना। यूपीए में जो सिलेंडर था उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तब से महंगाई के साथ साथ
हर व्यक्ति की आय भी बढ़ी है। आप इधर ये भी सोचिए कि आय भी बढ़ी है। किसान की आय दोगुनी कर दी आपने। किसान की आय दोगुनी हुई नहीं हुई है, लेकिन किसान की आय दोगुनी करने का मैं बता रहा प्रयास हूँ जारी जी है। जी जी। आपने पेट्रोल बहुत सस्ती कर दी, ठीक है। आपने डीजल बहुत सस्ता कर दिया। खाने का तेल जो 60 रुपए था वो 180 रुपए कर दिया। गैस सिलेंडर जो 350-400 रुपए का था वो 1000 का कर दिया। ये आपकी उपलब्धि ही तो है सर, बताइए इनके बारे में। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा, हाँ। तो ऐसी स्थिति में उसकी रेटों पर थोड़ा अंतर तो आएगा। ये 70 साल से नहीं था, ये 7 साल में हो गया। अरे पहले 70 साल में गैस के कनेक्शन के लिए माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण से एक लेटर लिखवाना पड़ता था, सिफारिश करानी पड़ती थी, 4 बार सांसद जी के घर जाना पड़ता था कि साहब हमको गैस की आवश्यकता है, हमारी माँ या हमारी पत्नी को आँख में थोड़ा परेशानी हो, उसके धुआं से और दिक्कत बढ़ रही है, डॉक्टर ने सलाह दिया कि इससे बचा जाए। तो 4 बार माननीय सांसद के यहाँ जाने के बाद, लेटर पैड लिखने के बाद गैस का कनेक्शन होता था। माननीय मोदी जी के आने पर गैस वाले घर आ रहे। अच्छा ये बताइए आप ये बताइए, डीजल का क्या रेट था जब यूपीए सरकार थी? टेल मी राइट नाउ। डीजल का यूपीए सरकार थी 65-70 रुपये, 65 रुपये था। आपके सरकार में डीजल क्या हिसाब है? 88 है। जब यूपीए सरकार थी पेट्रोल क्या हिसाब थी? वो 80 के करीब थी। आपकी सरकार में 108 थी, 110 थी? नहीं, राजस्थान की सरकार में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में अरे 108 तो मैंने डलवाई है, पर्ची रखी रिलायंस की, पर्ची रखी। आई हैव राइट नाउ प्रेजेंट टाइम इन बैग। आप तो बिना सबूत पे बात करते हैं ना। मेरे बैग में, मेरे पर्स में, इसमें रसीद रखी है। 108 में मैंने डलवाई पर्ची सर। बताइए ये क्यों? 108 में डलवाई, माननीय मोदी जी ने 12 रुपए कम कर दिए आपको। अब तो एक मिनट, चुनाव की डर की वजह से आपने आंदोलन, जिन्हें जीवी कहते थे ना, वो आपने किसान बिल वापस लिया। चुनाव यूपी में डर की वजह से आपने पेट्रोल के दाम कम किए। चुनाव के डर की वजह से आपने डीजल के दाम किए। आप ये बताइए, खाने का तेल जो 40 रुपए था 180 रुपए कर दिया आपने। क्या सरसों क्या 20,000 रुपये कुंटल हो गई क्या? आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं जो खाने का तेल सरसों का है वो अगर महंगा हुआ तो किसान की जो सरसों 3,031-32 रुपये पर कुंतल के हिसाब से बिकती थी, वो 8,085 को लगभग बिक रही है। तो किसान की आय दूनी हुई। सरसों का जो जिस किसान ने सरसों पैदा की, उस किसान के 3,000 के बजाय 7-8 रुपये हो गए। आलू, तो अगर आलू जहाँ आप बैठे, आलू का बेल्ट है। आलू का क्या हुआ? धान का क्या हुआ? गेहूं का क्या हुआ? बताइए। आप एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप किसान की हित की बात कर रहे हैं तो एमएसपी ग्रांट क्यों नहीं कर रहे? गारंटी एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? जब अन्नदाता आप बता रहे हैं कि ये किसान प्रधान देश है, तो क्यों नहीं दे रहे एमएसपी? जब आपने बिल वापस ले लिए, मुकदमे वापस लेने के लिए आपने सरकारों को निर्देश दे दिए हैं, आप क्यों नहीं वापस कर रहे एमएसपी? बताइए। एमएसपी उन व्यवस्थाओं में एमएसपी लागू है। गेहूं में एमएसपी लागू है। गेहूं 1970 रुपया में खरीदा है सरकार ने। और ये हमें साहब 3,000 रुपये, 3,000 रुपये रिश्वत ली जा रही है। मेरे पत्रकार ने रिकॉर्ड किया, मैंने चैनल पे डाला है, ठीक है। और इस समय धान में मतलब दुनिया की कमी निकाल के बता दी जाता है, इसमें नमी है, इसमें ये है, इसमें ये। सरकार बेपरवाह है और अधिकारी पूरी तरीके से किसानों को परेशान कर रहे हैं। आप बताएं, वीडियो जारी, आप देखिएगा। उसमें अगर माननीय किसी पत्रकार के द्वारा किसी अधिकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है या देखा गया है या वीडियो है, तो मैं पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ माननीय योगी जी की सरकार में वो आदमी बचेगा नहीं और उसे जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाला, अपराध करने वाला, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या विपक्ष का हो या सामान्य व्यक्ति हो, अगर उसने अपराध किया है तो माननीय योगी जी की सरकार में अपराधियों के लिए जेल है। या उत्तर प्रदेश छोड़ जाएं या वो जेल में रहेंगे, लेकिन वो अपराध करके पूर्ववर्ती सरकारों की तरह
नेताओं के साथ और अधिकारियों के साथ बैठे नजर नहीं आएंगे। वो तो या तो जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे। कोई भी अपराधी योगी जी की सरकार में बख्शा जाने वाला नहीं है, वो आपने देखा भी हो। हाँ, महंगाई की बात नहीं कर सकते हैं आप, सिलेंडर की बात नहीं कर सकते, डीजल पेट्रोल की बात नहीं कर सकते, कड़ुए तेल की बात नहीं कर सकते, जीडीपी की बात नहीं कर सकते। यूपी सरकार में जीडीपी कितनी थी सर? टेल मी राइट नाउ। 2 साल से आप देख रहे हैं विश्व में कोरोना 19 महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है। ऐसी स्थिति में जीडीपी विदेशों में दूसरे देशों की भी थोड़ी बहुत कम हुई है और हमारे यहाँ ज़्यादा इसी स्थिति में अगर कम हुई है तो आज बढ़ रही है। 2-3 महीने का ग्राफ देख लें आप, जीडीपी बढ़ी है। अब जैसे ही औद्योगिक धंधे सारे कामकाज पटरी पर लाइन पर आएंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। आप लाइन पे नहीं आए हो, आप प्रेशर में हो। जो 5 राज्य में चुनाव है, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा 80 लोकसभा सीट वाला 403 विधानसभा सीट वाला प्रदेश है। अगर यहाँ हारे हम तो आगे 2024 में हम शायद सत्ता में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री की कुर्सी निकल के जाती है। इसलिए आपने डीजल कम किया, इसलिए आपने बिल वापस लिए, इसलिए आपने पेट्रोल कम किया। क्या मेरी बात गलत है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से 5 राज्यों में चुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट होने की वजह से माननीय दिल्ली की कुर्सी यहाँ से निकल के जाती है। ये सही है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और दिल्ली की गद्दी को प्रभावित करने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरे 4-5 साल लगातार चुनाव लड़ता है, लगातार कार्यकर्ता के बीच में रहता है। चुनाव आने से ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया, न तो बिल चुनाव के उसमें वापस लिया गया है, न ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए। जब कोई चीज़ उच्च स्तर पर बढ़ती नज़र आ रही है तो उसे कंट्रोल करने का काम सरकार का माननीय योगी जी ने किया है। 12 रुपया किए, वहाँ 7 और 12 किए थे योगी जी ने, और अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार में कर दिए। आपकी उत्तर प्रदेश की बगल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पैसा भी कम नहीं किया। वो अपनी एक्साइज ड्यूटी में कम कर देते, वही तो देश की जनता है, वो भी देश का एक स्टेट है। योगी जी ने कम कर दिया। अगर कोई चीज़ कम कर दी तो विपक्ष उसको चुनाव की एजेंडा कहने लगता है, अगर सही कर दिया तो चुनाव का एजेंडा है। अब 5 साल तक कोरोना पीरियड में, पिछले 2019 और 20 में कोरोना चला, देश में कितने जाने गई। माननीय योगी जी कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी जैसे ही उनको रिलीफ मिला और पूरे उत्तर प्रदेश का उन्होंने भ्रमण किया। उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा नहीं था जहाँ माननीय योगी जी नहीं गए हो। आप हमारे फिरोजाबाद में उन्होंने 14 दिन में प्लांट लगा दिया। वाह वकील साहब वाह, आपने तो एक सवाल दे दिया, आप खुद सवाल दे रहे हैं। कन्नौज से लेके और इलाहाबाद तक गंगा जी में लाशों को, क्या मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में इतनी दुर्दशा लाशों की मैंने कभी नहीं देखी है। कन्नौज से लेके, कानपुर से लेके और इलाहाबाद प्रयागराज तक शायद दुनिया में ऐसा कोई आदमी हो जिसने न देखा हो। बिल्कुल आपने सही कहा, आप सवाल दे रहे हो सर। देखिए, ये विश्व स्तर पर बीमारी थी, विश्व महामारी थी। आप फेल हुए ना? हम कहीं फेल नहीं हुए। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, तो गंगा जी के किनारे जो खींच के ले जा रहे थे कुत्ते, वो क्या था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, अगर पूर्ववर्ती सरकारें होती तो ये आज तक कोरोना पर काबू नहीं पाया होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो शीर्ष नेतृत्व दिनों रात काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहा था, डॉक्टरों की टीम, समाज के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मेहनत से लगाता। उस मेहनत से और आज देश ने सबसे पहले वैक्सीन तैयार की, उस वैक्सीन के माध्यम से आज ये कोरोना महामारी पे काबू पाया गया है। देश में पूर्व में भी टीका बनाए गए, ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन का टीका बना है। देश में पहले पोलियो के टीके बने, बहुत सारे टीके बने हैं, ठीक है। अब आप लोग वैक्सीन कहने लगे, पहले टीका कहते थे। इतना फर्क हो गया कि आप लोग जो कोई काम करते हो तो उसका हल्ला मचाते हो, विपक्ष हल्ला नहीं मचाता था, ठीक है। और रही बात जिसकी आप स्वास्थ्य बात कर रहे हो, तो बहराइच, लखीमपुर, शाहजहाँपुर तक लकड़ी नहीं मिली थी सर शमशान घाट में ले जाने के लिए। इतनी बड़ी त्रासदी थी साहब, ठीक है, इतनी बड़ी सुरक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था थी आपके साथ। ये पूर्ववर्ती सरकार 65 साल जो राज की है देश पर, पोलियो का पूर्ण रूप से अभी तक समाधान नहीं पाया है। आपने देखा होगा वर्षों तक टीकाकरण चला है,
चेचक का वर्षों तक टीकाकरण चला है। आपने ये देखा कोरोना महामारी का 2 साल में कंट्रोल कर दिया, सबको डोज दे रहे हैं, बूस्टर भी आने वाला है बच्चों के लिए। सर आपके ओमिक्रॉन जो आ रहा है उसमें तो आपका जो वैक्सीन तो टाटा फिक्स है, आपके डेल्टा वेरिएंट पे आपकी वैक्सीन टाटा फिक्स है। टेल मी राइट नाउ। WHO के तहत जिन कंपनियों ने ये वैक्सीन बनाई है वो ओमिक्रॉन के लिए भी तैयारी की जा रही है। कुछ समय तो दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि साहब कोई एक ऐसी वस्तु आ रही है उसके बारे में हम पहले से जानते हैं तो हम भी रेडी हो जाएं। अब ओमिक्रॉन जो वायरस आ रहा है उसकी खोज कर रहे हैं हमारे देश के डॉक्टर, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर हैं जो कर रहे हैं, उसका भी बन जाएगा। आप देखिए जल्दी। वकील साहब, यादव, मुसलमान और जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समीकरण अखिलेश यादव के भी जो बन रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूं कि आपको बड़ा सीटों के लाले पड़ जाएंगे जहां से आपने बढ़त दी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते पहले की तरह बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीते हैं। अभी जो हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट आ रही हैं उनमें 43% वोट माननीय योगी जी के हमारे पक्ष में है। 30-31% पर ये हैं। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मुस्लिम भाई की बात कर रहे हैं। मुस्लिम भाई ने पिछली बार भी हमें वोट किया था। 3 तलाक के माध्यम से 3 तलाक वो व्यवस्था माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने की है कि 3 तलाक केवल मुंह से कहने दे से तलाक 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 एक महिला के जीवन को बर्बाद कर दिया। उसके साथ फिर हलाला हुआ। कैसी घिनौनी प्रक्रिया थी, उसे खत्म करके कानून का रूप दिया। उससे महिलाएं, बहन बेटियां बहुत खुश हैं। सर वो उनके शरिया के तहत था, सर वो उनके कुरान के तहत था, सर वो उनके धर्म के तहत था। ये हमारे धर्म की बात नहीं है। ये उनके धर्म जो उनके इस्लाम में शरिया को मान के चलते हैं या जो भी उनका अपना हदीस है जिसके तहत वो चलाते हैं, वो उनका अपना व्यक्तिगत था ना, उनके धर्म का था। वो अलग बात है। मोदी जी ने किया तो महिलाओं ने उनको सम्मान भी दिया, उनको जिताया भी, रिपीट उनको प्रधानमंत्री बनाया। देखिए, पहले अगर कोई कानून पर शरिया के अनुसार पे उनके उस पर धर्म पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे हिंदुओं में एक सती प्रथा थी। राजा राममोहन राय जी ने सती प्रथा का विरोध किया। एक पति के साथ एक महिला गुजरना क्या एक अपराध नहीं था? ये गलत नहीं था? अगर वो सिस्टम बदला तो ये भी चलो शरिया के हिसाब से कानून है, लेकिन है तो खराब कानून कि उसके बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 5-5, 6-6 साल के बच्चे, उसने कह दिया तलाक तलाक, अब वो अलग रहेंगे। ऐसी स्थिति में कई बच्चों का जीवन भी खिलवाड़ होता है। वो महिलाएं जो वास्तविक मर्यादा थी, कहीं संस्कारित है, उनकी आत्मा नहीं कहती है कि मैं तलाक के बाद कहीं दूसरे व्यक्ति के साथ पुनः जा करके ये करूँ। ऐसी स्थिति में वो माता बहनाएं जो खुश हुई हैं वो हमें वोट देती हैं। दूसरी बात, माननीय पूर्ववर्ती सरकारों ने मुस्लिम समाज का शोषण किया है। उनको न तो शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था दी है, न कोई आरक्षण के लिए व्यवस्था दी है, न उनके जीवन के उत्थान के लिए कोई व्यवस्था दी है। उनको तो केवल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भड़का करके, उनके अंदर ऐसी भावनाएं जागृत करके तो भारतीय जनता पार्टी ये कर देगी, भारतीय जनता पार्टी वो कर देगी, केवल वोट लिया है। और माननीय ओवैसी जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वीजा बैन क्यों हुआ था अमेरिका में वीजा बैन क्यों हुआ था? टेल मी राइट नाउ। अमेरिका ने वीजा बैन क्यों किया था बताइए? फंस गए ना। अमेरिका में वीजा बैन क्यों हुआ था? अमेरिका में वीजा बैन हुआ था तो उनकी व्यवस्था उन्होंने क्यों किया था? नहीं, आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उधर ही हम बात कर रहे हैं। हम नाम बिना लिए बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। हम तो हमको भी नहीं लेना है किसी का। नहीं, अमेरिका ने वीजा बैन क्यों किया था? अगर मैंने आपके आंसर का फिर एक ऊपर जवाब दे दिया, वो सवाल कर दिया। देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जी थे, उनके संबंध अच्छे नहीं थे। माननीय मोदी जी के तो विदेश में हर किसी से संबंध अच्छे बन रहे हैं। माननीय मोदी जी विकास की बात करते हैं, मित्रता की बात करते हैं, वस्तु कुटुंब की बात करते हैं। वो विवाद को बढ़ाने की बजाय सुलझाने का प्रयास करते हैं। और अगर कोई टेढ़ी आंख करता है तो घुस करके भी जा करके ऑपरेशन करके उन्हें जवाब देने का भी काम करते हैं, जो अभी कर चुके हैं पूर्व में। अब कहीं आपको लग रहा है कि कोई उंगली उठाने का प्रयास करेगा भारत के किसी भी जवान पर?
वकील साहब 30 सेकंड में आप देश की, प्रदेश की, फिरोजाबाद की जनता के लिए आप शॉर्ट में कोई संदेश देना चाहेंगे? शॉर्ट में। इस समय पूर्णतः राम राज्य जैसी स्थिति है, थोड़ा बहुत और रह गया है। आने वाली जो सरकार हमारी आ रही है उनमें पूरा फिरोजाबाद क्या पूरा देश ही जगमगाएगा। हमेशा दीपावली जैसा माहौल रहेगा, बहन बेटी सुरक्षित घूमेंगी, व्यापारी सुरक्षित व्यापार करके घर पहुंचेगा, किसी को कोई चिंता ही नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, आतंकवादी किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबके खाते 15-15 लाख काम आएंगे। करके सुरक्षित घर आएंगे, काम करके सुरक्षित घर आएंगे। बहन बेटी नौकरी से घर वापस आराम से अकेली आएगी, रात के 10 बजे पढ़ करके अकेली आएगी। उसे जो पूर्ववर्ती सरकारों के गंदे विचारों के लोग थे, जो छेड़खानी करते थे, योगी जी ने तो हमारे यहाँ एंटी रोमियो बनाया। आप बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? कहीं आपको लग रहा है? अच्छा आप ही देखें, आप ऐसे क्षेत्रों में पत्रकारिता करने जाते हैं, वहाँ शाम को 6 बजे के बाद लोग निकलने में दुश्वार होते थे, आप रात के 10-10 बजे आ रहे हैं, बाइक से चले आ रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? क्योंकि योगी बैठे हैं ना, इसलिए आपको डर नहीं लग रहा है। वकील साहब आपने जो अमूल्य समय में जो समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।